हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था सीटेट के नोटिफिकेशन का, वो अभी हाल ही में रिलीज हो चुका है और आप सभी एप्लीकेशन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। और हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन में भी जुट चुके हैं, है ना। और हम सब जानते हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन को अगर हम आज से शुरू करेंगे तब भी वहाँ तक हम अच्छा एक स्कोर कर पाएंगे। और लास्ट टर्न पे जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं इस बार उनको एनालिसिस करके उनको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है और बेहतर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए, सोच लेने से अगर एग्ज़ाम बेहतर होता होता तो हमें लगता है कि कभी किसी को बहुत लॉन्ग टर्म या बहुत अच्छी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी के साथ कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट बेटा ऐसा कुछ है नहीं, ख्याली पुलाव में बिल्कुल मत रहिएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़ चुके हैं उन्हें रेकमेंड कीजिए वो आएँ, चैनल से जुड़ें और एक एक क्लास को कंटिन्यू पढ़ें, समझें। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है वो आगे कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अगर उन्हें कोई इश्यूज़ होंगे तो मैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि सीटेट का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है हमें, इस वजह से मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो बहुत सटीक नॉलेज होगी और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम कभी आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि हम लोग जिस सीक्वेंस को कर रहे थे 2018 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग अभी सीडीपी और मैथ्स को कर चुके हैं, आज हम लोग हिंदी को करेंगे। तो देखिएगा, जिनका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है या अप्लाई कर रहे हैं और वो उन्होंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज समझा है, उन्हीं को ये सेक्शन करना है। दूसरी बात जान दो क्या है, हम लोग अभी पैसेज को नहीं करेंगे, जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आज हम लोग अभी पेडागोजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, वैसे 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, जब नज़दीक आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पे पैसेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे वो आपकी हिंदी फर्स्ट हो या सेकंड हो, पेडागोजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए पेडागोजी हर स्टूडेंट को बहुत ठीक से समझनी चाहिए और देखनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, क्लास को शुरू कर दो। और पेडागोजी बेटा आपकी 106 से 1020 तक है और देखिएगा, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। नीचे दिए गए प्रश्नों 106 टू 120 के सबसे उपयुक्त विकल्प चूज कीजिएगा, ये वो बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लिख रखे हैं कि प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है और जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से मुझे उत्तर देना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। देखिए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, देखिए प्राइमरी में अगर कोई टीचर आपको लैंग्वेज की क्लास दे रहा है तो ये सिंपल सी बात है कि भाषा का ज्ञान होगा उसे और उसे होना भी चाहिए, है ना। लेकिन नोटिस कीजिएगा वो कहाँ फोर्स कर रहे हैं, अधिक ज़रूरी है, ठीक। बेटा मेरे साथ जब आप पेडागोजी पढ़ोगे ना तो एक एक चीज़ पर कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं बनेगा इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। एलिमिनेशन सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, बजाय इसके कि उत्तर ढूंढना। और जब जब आप उत्तर ढूंढेंगे तब तक आपका स्कोर कम हो जाना है या फिर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े होंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको वो जवाब देना। उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। तो देखिए, ज़रूरी तो है कि शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होंगी, इससे भी बच्चों का कहीं ना कहीं मन लगा रहेगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो थर्ड में। कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए, ये ज़रूरी हो सकता है बट इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश का मीन जान लीजिए क्या होता है। कहने का अर्थ ये है कि क्लास में पोस्टर हो, कैलेंडर हो, दीवारों पर पेंट हो, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज से संबंधित चित्रकारी हो जो बच्चा अपने आसपास भाषा के परिवेश को महसूस करे और उसमें वो गतिविधियां करे।
तो बच्चा भाषा को सर्वाधिक रूप से सीखेगा और उसे अडॉप्ट करेगा। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपके ज़रूरी नहीं है, बट उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा था? थर्ड ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, मज़े आ जाएंगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलते हैं 107 नंबर को देखते हैं ध्यान से। हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। सिंपल है, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग एटमॉस्फेयर से और अलग अलग लोकेलिटी से बच्चे हमारे यहाँ क्लास में जब आएंगे तो सिंपल है कि जहाँ से वो आए हैं अपने परिवार, पास पड़ोस और लोकेलिटी का सारा एक्सपीरियंस लेकर के वो क्लास में बैठेंगे और उनमें से भाषा भी एक होगी। ठीक है, कई बार कक्षा में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग बच्चे कर ले जाते हैं, है ना। तो वही बात वो बताने जा रहे हैं कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है, क्या अर्थ है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। मतलब ये है कि अब बच्चों को बोलने की भाषा पर जोर ही ना दिया जाए कि वो कैसे बोल रहे हैं। ये तो भैया नहीं होगा, गलत उत्तर है। फिर वो विद्यालय करने क्या गए हैं? बच्चों की बोलचाल की भाषा में सुधारा जाए। सुधारोगे कैसे? क्या करोगे आप उसके लिए? मतलब उनकी गलतियों को पकड़ेंगे, मतलब उनकी गलतियों को उनको गलतियों के लिए उनको हम टोकेंगे। तो देखो, टोका टाकी करने से बच्चे भाषा को नहीं सीखेंगे, उल्टा अंडरएस्टिमेट हो जाएंगे और उन्हें लगने लगेगा कि विद्यालय उनके लिए एक उचित स्थान नहीं है और उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको करना नहीं है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना। देखिएगा थर्ड ऑप्शन, देखिएगा बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बढ़िया ऑप्शन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे 4 पढ़ लेते हैं। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। मतलब ये कह दिया जाए कि बेटा जो तुम घर से सीख के आओ वो क्लास में कतई मत बोलना, नहीं तो मुर्गा बना देंगे या तुम्हें दंडित कर देंगे। तो ऐसी कोई बात उनसे ना करें। ठीक है, और उन्हें करें क्या कि बच्चे जो भी भाषाई अनुभव लेकर के आए हैं उसका उचित प्रयोग करें और उनके द्वारा करवाएं, और फिर प्रयोग के द्वारा धीरे धीरे जहाँ पर उनकी गलतियाँ हों उनको सुधारा जाए। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चे अपने भाषा के गलत अनुभव को या गलत प्रयोग को सुधार कर लेंगे और फिर कभी उनसे ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है सबको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा देखते हैं कि 108 में देखिएगा कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एक चीज़ है कि अगर आज से ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे और रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे, रेगुलर आप देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने हूँ या ना हूँ, महसूस कीजिएगा कि मैं आपके सामने ही हूँ और आपको एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे साथ आज से ही जुड़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि 30 में से आपके 28 या 29 मार्क्स होंगे। वैसे होंगे तो 30, मैं झूठ क्यों कहूँ। बट दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम सेंटर में आप प्रेशर के चलते 1 अथवा 2 क्वेश्चन अथवा 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे ज़रूर। ठीक है, आपको पता होगा उत्तर उसका, लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां आपसे हो जाएंगी। तो पेशेंस के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अभी से डिस्कशन के में आएंगे, शामिल होंगे, तो इसका लाभ तो आपको 100% देखने को मिल जाएगा। उसकी कोई बात नहीं है, वो परीक्षा के बाद दिखेगा। अभी से मैं क्या कह दूँ उसके लिए। फिलहाल आते हैं और 108 पे देखते हैं कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास को मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री मानते हैं, बाल साहित्य मानते हैं। तो देखिएगा, इसका सबसे बढ़िया उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। जब जो बच्चा जितना ज़्यादा सोसाइटी के बीच जाएगा वो पार्टिसिपेट करेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग लोगों के द्वारा बोली गई भाषा को सुनेगा, समझेगा, तो सिंपल सी बात है कि वो भाषा अधिक सीख लेगा और भाषा में उसके अंदर परिपक्वता आना वहीं से शुरू हो जाएगी। सो इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। और रही बात थर्ड ऑप्शन की, दृश्य श्रव्य सामग्री, तो सामाजिक अंतःक्रिया का थर्ड ऑप्शन भी हिस्सा होता है और चौथा ऑप्शन भी हिस्सा होता है। संज्ञानात्मक विकास एक अलग सेक्शन है, इसलिए वो उत्तर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है,
भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मतलब जिसका संज्ञान उच्च होगा भाषा वही सीखेंगे, बाकी लोग नहीं सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इसलिए उत्तर नहीं बनेगा। अब आएंगे हम लोग 109 नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग इस रो में चल रहे थे, अब इस रो में आइएगा और यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्वेश्चन वो कह रहा है, लिखेंगे, देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करें। देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बहुत प्यारा ऑप्शन है, इसको हम होल्ड करके रखेंगे। इनमें सबसे अगर ये बेस्ट होगा तो इसको हम उत्तर बनाएंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाएंगे। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। उत्तर गलत हो गया, है ना। सिर्फ हिंदी भाषा को अलाउड ना किया, जो उनकी मदर टंग तो बहुत ही ज़रूरी है, मदर लैंग्वेज तो उनकी बहुत ही क्लास में उसकी आवश्यकता होगी, तो ज़रूरी है वो। बच्चे सहजता को महसूस करते हैं जब मातृभाषा को स्थान उनके मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाए। देखिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग ही अगर किया जाएगा तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी तो नहीं डेवलप होगी, ठीक है। चौथा ऑप्शन आएंगे, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएं। नहीं भैया, आप एक अगर भाषा शिक्षक हैं तो बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आपसे जो हो सकेगा आप वो करेंगे। कक्षा में जैसे परिवेश आप क्रिएट कर सकेंगे आप वो करेंगे। क्लियर है ना। आपको मैंने देखो यहाँ बताया कि आप उत्तर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं 2018 ही करूँगा, मैं 2018 से मैंने इसको शुरू किया हुआ है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, सारे पेपर्स अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और यार मज़े ही आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमाग में सेट होगा तो पेपर कहाँ से और कितना टफ क्या करोगे आप, क्या बनाओगे आप, सब कुछ तो आपको पता होगा। 110 पे आते हैं हम लोग, देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में। नोटिस कीजिएगा, भाषा आकलन का मीन होता है कि लैंग्वेज को असेस करना कि बच्चों ने कितना सीखा है, किस संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। नोटिस कीजिएगा, फिर कह रहे हैं इस बार स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं देखना है, आपको वीक पॉइंट को जानना है कि जो लैंग्वेज का असेसमेंट होगा एक शिक्षक होने के नाते आप सबसे कम किसे देखोगे। तो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन आपका, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो ये तो मतलब वो वाली बात हो गई ना, जिसे अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है ना। कुछ अपने को पता ही नहीं है कि केशव क्या सोचता होगा, उसके बारे में इमेजिनेट करेंगे और बच्चे हमारे कक्षा 5 के हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ध्यान तो हमको ये भी रखना है कि बच्चे हमारे किस क्लास के हैं। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसका क्या रोल है। इला तुम्हारे स्कूल आएगी तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, ये इला समझेगी अपन। दूसरी बात है ना कि इला किस परिवेश से आ रही, कैसे और उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मतलब सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलते हैं थर्ड पे आते हैं, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। कैसे मजाकिया ऑप्शंस बना रखे हैं, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, बहुत प्यारा है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो जब ईदगाह कहानी बच्चों को सुनाई गई होगी या बच्चों द्वारा पढ़ी गई होगी तो हामिद के बारे में या हामिद के एटमॉस्फेयर के बारे में या हामिद के बिहेवियर के बारे में चीज़ें उन्हें पता होंगी। तो हमें करना क्या है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को कमज़ोर मानते हैं। देखिएगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था, ये कमज़ोर क्यों है पता है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन नहीं है, बच्चे को तर्क करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कहानी में जो पढ़ा होगा, जो उसने वो सुना होगा, सीधा जवाब दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। चाहते हो कि बच्चा लैंग्वेज कितना सीख चुका है, कितना वो जान चुका है और क्या किस तरीके के तर्क कर सकता है, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी टास्क उसको दोगे तो उससे उसकी भाषा की गहराई का अनुमान आपको मिल जाएगा।
आपका उत्तर यहाँ पे 4 सही होगा, क्योंकि मुझे बताना था जो ऑप्शन कमजोर होगा। ठीक है, 111 नंबर में आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सबसे पहले तो ब्लैंक है आपका, जहाँ पर आपको फिल करना है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, प्रकार का मतलब है फंक्शन है। ठीक है, इसको कार्य में समझ लीजिएगा, है ना। प्रकार का मतलब यहाँ पे फंक्शन से, तो भाषा का, लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? ये सारे फंक्शन उसके लिखे हुए हैं, ये भाषा के ही फंक्शन है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लिसनिंग, सुनना मीन्स अक्षर का ज्ञान होना, संप्रेषण और लेखन। बेटा संप्रेषण होगा, संप्रेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। तो लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। सो उत्तर आपका 3rd बनेगा, बाकी को सोचना ही हमको नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्मूथली और आराम से चल रहा हूँ चीज़ों को समझा करके। फिर मैं कहूँगा कि जल्दी मत कीजिए किसी काम को लेकर के, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। और बेटा जुलाई का सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्या जाओगे भर्ती में? आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो कंपटीशन में आओगे कहाँ से? ठीक है, तो इसलिए सहजता के साथ तैयारी अभी से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 112 है। हाँ, एक बात और फिर कहूँगा कि अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अपने किसी मित्र को भी रिकमेंड जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी लाभ हो। बहुत सारे बेचारे बच्चे होते हैं जो क्लास नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम उन्हें भी इसका लाभ मिले। 112 नंबर में देखेंगे, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा कितना अच्छा सुनता है और उसके बाद लिखता कितना अच्छा है, इस एबिलिटी को, इस स्किल को अगर आप जानना चाहते हो, असेस करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? वो आपको 4 ऑप्शन बता रहे हैं, देख लो। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, मतलब कविता इधर से सुनो और जैसा सुना तो वैसा लिख दो। ठीक है, इससे क्या असेसमेंट मिलेगा? बच्चे ने क्या सुना और क्या सीखा, क्या तर्क किया, उसके अंदर क्या तर्क हुआ, ये तो पता ही नहीं चलेगा। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिख देना, नहीं भैया, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना कितना कठिन होगा, जिसके लिए आपको चिंतन करना होगा। एक तरह से सारा का सारा पेडागोजी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड है। और आप देखिएगा कि 90% ऑप्शंस जो आपके सही होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले ही होते हैं। 3rd ऑप्शन देख लो ना, कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखने पर अगर जोर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि बच्चे को तार्किक रूप से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो 3rd ऑप्शन आपका सही होता है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 113 क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे इसको। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीट करता है, या भाषाई व्यवहार दर्शाता है। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जब किसी कॉम्प्रहेंशन को, किसी पैसेज को, गद्य पद्य को किसी को पढ़ते हैं ना, तो वो एक से ज़्यादा बार लाइन को, सेंटेंस को रिपीट कर लेते हैं। तो इसका सीधा मतलब होता है वो पूछ रहे हैं कि ये इस तरीके का व्यवहार क्या दर्शाता है? सिंपल है कि उसे कम समझ आया होगा, या उसका मीनिंग ढूंढना चाहता है, या वो पहले वाले सेंटेंस से उसको कनेक्ट कराना चाहता है ना, यही तो चाहेगा। और क्या करेगा वे? रिपीट क्यों कर रहा है और क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। अरे जान दो यार, ये नहीं होगा। वह अटक अटक कर ही पढ़ता है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। अटक अटक के कहाँ पढ़ रहा है? वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, दोबारा से पढ़ रहा है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 3rd ऑप्शन होल्ड कीजिएगा, काम आ सकता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। गलत। 3rd ऑप्शन सही है। वो पढ़ने की क्या कर रहा है? कोशिश। कैसे? समझने के साथ साथ में। अगर वो समझने पे ध्यान ना दे तो अपनी स्पीड मेंटेन कर लेगा। ठीक है, और वो कोई भी कर सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 को ठीक से देखेंगे, 114 को। आइएगा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। नोटिस कीजिएगा, फिर एक बार नेगेटिव जवाब देना है आपको। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या असेस नहीं किया जाना चाहिए लैंग्वेज में? ठीक है, फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, जब आप एग्जाम में जाते हो, क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो आप एक से ज़्यादा बार प्रश्न को पढ़ते हो। ठीक है, तो बेटा वहाँ आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, वहाँ आपका टाइम डिडक्ट हो रहा है,
कम हो रहा है, टाइम मैनेज कैसे करोगे। आप यहाँ इतना बढ़िया सीखो, इतने आराम से पढ़ो, इतनी सहजता से पढ़ो, इतने अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो कि वहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन करे ना तो एक ही बार पढ़ने से आना चाहिए। और इसकी मात्र एक आर्ट है, वो है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस के ऊपर जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट को हमने देखा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से डिस्कशन किया होगा, तो 100% हम एक बार वहाँ पढ़ेंगे और हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं ये बताइएगा। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, जो उद्देश्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। देखो, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं होगा। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ओके, देखो क्या जवाब हो सकता है इसका, देखिएगा। वैसे एक चीज़ बताएं, इस प्रश्न में आपका उत्तर ये वाला गलत हो रहा है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। क्या है ना, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए हमको बताना था हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य जो नहीं है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये देखिए गलत है। सब कुछ ढूंढिए, लेकिन बच्चों की सिर्फ भाषा संबंधित गलतियों को ही अगर आप तलाश कर रहे होंगे और फिर रेड पेन से सर्कल कर देंगे, है ना, इतना कर देने से क्या होगा कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी। तो आप ऐसा ना करें और बाकी चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका लास्ट बन गया है, 4th नंबर। अब हम लोग 115 नंबर पे आएंगे। इस साइड में देखिएगा, यहाँ पर, है ना, लेफ्ट में आ जाओ स्क्रीन के, थोड़ा सा स्विच करना पड़ रहा है बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। शायद कम बच्चे जानते होंगे, उत्कृष्ट लेखन का मतलब होता है कि जो बढ़िया हो, शुद्ध हो, अच्छा हो, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, स्तर भी कौन सा है, प्राथमिक स्तर है। तो छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का लिखना। भैया सबसे बढ़िया है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। जानते हो क्यों, बच्चों ने जो देखा होगा, तो होता क्या है कि आंतरिक तर्क तो होता ही है। सपोज दैट बच्चों को चिड़ियाघर हम दिखाने ले जाते हैं, चिड़ियाघर वो घूमते हैं, वहाँ बहुत सारे जीव जंतुओं को वो देखेंगे और उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है उस जंतुओं को लेकर के, जीवों को लेकर के। ठीक है, उसके बाद और साथ में वो एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद जब वो स्कूल वापस आते हैं, नेक्स्ट डे उनकी क्लास में आप जाइएगा, उनसे कहिए बेटा जो जो आपने देखा था, जिसका जो फेवरेट एनिमल है या जो वहाँ का जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी आपने फील किया, अगर उसे आप सब लोग लिखिए, तो होगा क्या ना कि उससे पता चलेगा कि बच्चों के अंदर चिंतन कौशल कैसा है, भाषा को लेकर के कितनी उनका मेमोरी सेक्शन उनका कितना ठीक है। ठीक है, और लेखन में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने विचारों को किन किन शब्दों में पिरो करके वो व्यक्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है, इस पर्पज से उसने पूछा है। ठीक है, रटिएगा नहीं, रटोगे तो मुश्किल में आ जाओगे और आ ही चुके हो, है ना। लास्ट वाला रिजल्ट हमने देख ही लिया, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, जो कथन सही होगा मुझे उस पर बात करनी है, उसी को जानना है। आप फिर से देखिएगा, पढ़िए और बताइएगा भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और कई सारी साइकोलॉजिस्ट ने, लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट ने इस पर चर्चा करी है, इस पर सबका मत भी एक रहा है ना। सो उत्तर इसी को बना लेते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमको। ठीक है, आइए 117 पर आते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होगी।
तो देखिए ग्राफिया मतलब ग्राफिक्स वर्ड से होगा, लिखने से होगा, राइटिंग से होता है। तो डिसग्राफिया जिसको लिखने में समस्या हो, तो लेखन संबंधी उसको समस्या होगी, है ना। और ये एक प्रकार का मतलब डिसेबिलिटी होता है, आप सब जानते हो, नहीं जानते होगे तो आगे आपको सीखने का मौका मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम हैं तो पेडागोजी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता ही मत कीजिए। बट थोड़ा सा साथ तो देना पड़ेगा ना, समय भी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही देने जाओगे बेटा, हमें नहीं जाना है। 118 नंबर को हम लोग ठीक से देखेंगे। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिएगा क्या पाठ्यपुस्तक में क्या खास चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं हों ये ठीक नहीं है, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं हों तो सिर्फ यही हो ये भी ठीक नहीं है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य हों, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं हों, ठीक है। मतलब रचनाओं से अर्थ है कि जो वहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जिनके संबंध में लिखा गया है, उनमें वैरायटी हो, वो वर्सटाइल फॉर्म में हो। इससे क्या होगा कि हिंदी भाषा के सभी पक्षों के बारे में समझने, सुनने और लिखने का अवसर मिलेगा और बच्चों के अंदर भाषा से संबंधित कौशल विकसित होगा। इसलिए यह उत्तर आपका सही होगा, 118 में चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 119, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। सबसे पहले समझ लीजिएगा, संभव है कुछ बच्चों को ना पता हो कि बहुभाषिक से अर्थ क्या है। तो देखिए बहुभाषिक का अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारी भाषाओं से संबंधित कक्षाएं या पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुभाषिक का अर्थ ये होता है क्योंकि एक किसी विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न भाषाओं के साथ बच्चे कक्षा में आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इससे होता क्या है कि कई क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश हो जाता है कक्षा में। तो उनका पॉइंट ये है कि ये जो कई क्षेत्रों से जो भाषाएं समाहित होती हैं, तो इसको आप सहायता के रूप में देखते हो कि बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। वो एक संसाधन है या बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो देखिएगा अगर बहुभाषिकता कक्षा में है तो उसे संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसके लिए आप निश्चिंत होकर के इस ऑप्शन को समझ लो, जान लो। इसके अलावा कभी कोई उत्तर नहीं बनेगा, आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। 120 को हम लोग देखेंगे। 120 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। तो 120 का आपको जवाब देना चाहिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार होता है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें अंतर करेंगी भाषा को सीखने में, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रभावित करेगा भाषा के अर्जन करने में। दोनों के बीच जो मुख्य अंतर पैदा करे वो क्या हो सकता है, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचना, भाषा का उपलब्ध परिवेश। मतलब भाषा बच्चा ज़्यादा सीख रहा है कि ज़्यादा अर्जित कर रहा है, ये निर्भर करता है कि जो भाषाई परिवेश बच्चों को मिला होता है उस पर, ठीक है। सो 120 का आपका जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आपका इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो चुका है। तो 120 तक हम लोग हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। और अगर सेशन आपको ठीक लगता है तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे, कमेंट्स ज़रूर करेंगे, इसलिए ताकि थोड़ी सी मतलब कमेंट्स करें, इसलिए करें ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा ठीक लगेगा। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट सेक्शन में आके आप बता भी सकते हो। खैर आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। हाँ एक बात बेटा और कहूँगा कि कल मैं इसी सेक्शन में ईवीएस की पेडागोजी करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ईवीएस की पेडागोजी कीजिएगा और उसके बाद सीडीपी का एक लेक्चर और लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे देखिएगा। तो आपको धीरे धीरे वन बाई वन करके आपको ढेरों मटेरियल मिलने वाला यहाँ पर है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देंगे और सीटेट को 120 प्लस स्कोर कराना बेटा मेरी गारंटी है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, सी यू।